देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। इंग्लिश में भी इसे व्हीट स्टोन ब्रिज, हिंदी में भी इसे वही बोलते हैं और शॉर्ट में इसे WSB करके बोल देते हैं। ठीक है ना, एक बार मैंने एक पेपर में भी देखा था कि WSB नाम लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को WSB शॉर्ट में भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, ये साइंटिस्ट थे व्हीट स्टोन, उनके नाम पे बेस्ड है और उन्होंने डिस्कवर किया था इस अरेंजमेंट को। इस अरेंजमेंट में होता क्या है, तो पहले आएगा कि क्या होता है, तो परिभाषा लिख दोगे। ठीक, परिभाषा क्या है, यदि चार प्रतिरोधों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखो चार प्रतिरोध है P Q R R ये S। तो चार प्रतिरोध समान श्रेणी क्रम में है, यहाँ पे P Q R S, चाहे तो ऐसे देखो S R ऐसे, अभी तो समांतर चतुर्भुज है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं सब। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज बन करके और इनके एक विकर्ण में कुंजी और धारामापी लगा दें। तो इनके विकर्ण में, ये वाले विकर्ण में हमने क्या किया, एक कुंजी लगा दी इस तरह से K2, एक कुंजी और भी लगनी है, और एक हमने इसमें क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये इसको जोड़ दिया आपस में। ठीक, तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल व कुंजी जोड़ दें। दूसरा विकर्ण AC है, अब चाहो तो इसमें बीच में जोड़ो, लेकिन घिच पिच हो जाएगा, तो इससे बाहर निकाल के एक सेल और एक कुंजी जोड़ दिया K1। ठीक है ना, ये E हो गया सेल, ये इसमें इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाती है। व्हीट स्टोन इसलिए कि व्हीट स्टोन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। और ब्रिज क्यों, तो ब्रिज इसलिए क्योंकि जैसे एक ब्रिज होता है दो रास्तों को जोड़ता है या दो सिरों को जोड़ता है, ऐसे ही यहाँ पे जो है वो देखो तुम, जैसे करंट यहाँ से चलेगी, ये चलेगी ऐसे सेल से और फिर इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। एक रास्ता ये ABC है, ABC एक रास्ता, दूसरा रास्ता कौन सा है, ADC है, और इनको कनेक्शन करने वाला इनके बीच में ब्रिज कौन है, BD। ब्रिज जो है वो तुम्हारा ये BD। तो सारा कुछ इसी पे दारोमदार टिका हुआ है, इसीलिए इस पूरे इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज है। अक्सर पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों पड़ा, तो व्हीट स्टोन तो साइंटिस्ट हो गए, लेकिन ब्रिज कहाँ है, कौन सा पुल है भाई यहाँ पे, तो ये इस ब्रांच और इस ब्रांच को कनेक्ट करने वाला ये तुम्हारा यहाँ पे पुल का काम करता है। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट तुम्हारा जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखने की है, जैसा ये डायग्राम बना है वैसा ही तुम्हें याद करना है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि A के बाद B यहाँ लिख दिया, C वहाँ लिख दिया, D यहाँ लिख दिया। अगर A यहाँ है तो यही है, B यहाँ है, B यही है, C यहाँ है, D यहाँ है। P Q R S, ऐसा नहीं है कि P Q और तुमने अगली बार डायग्राम बना तो R इधर कर दिया, इस इधर कर दिया। ठीक है ना, दिमाग में बैसा लो इसे कि ये डायग्राम जो है इसमें जहाँ पर जो सिंबल है और जहाँ पे जो रेजिस्टेंस का नाम है वो वैसा ही रहना है। ठीक, देखो इसके अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर थोड़ा सा करंट सर्कुलेशन देख लेते हैं कि अगर मान लिया सपोज करो इस सेल से करंट निकलती है, सपोज I। ठीक है ना, I करंट जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जाकर दो पार्ट बन जाते हैं, I1 और मान लिया सपोज करो I2। ठीक है, ये I1 यहाँ तक चला जाएगा, ये I2 यहाँ तक चला जाएगा। अब बात आती है कि इधर से इसमें करंट जाएगी या उधर से इसमें करंट जाएगी, यानी कि ब्रिज आर्म की बात हो रही है। तो धारा बहने का जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। ठीक है, अगर मान लिया सपोज करो B हाई पोटेंशियल पे हुआ तो इधर से इधर बह जाएगी, मतलब I1 में से कुछ हिस्सा इधर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ उधर चला जाएगा। और अगर ये हाई पोटेंशियल पे हुआ, वो लो पोटेंशियल पे हुआ, तो इस I2 में से कुछ हिस्सा जो है अंदर चला जाएगा इसमें, और इधर से बाकी बचा इधर चला जाएगा, वो हिस्सा उसमें जुड़ करके उधर से जो आ रही है और फिर टोटल मिलके इधर आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये करंट सर्कुलेशन इसके अंदर इस तरह से होता है। फाइनली इसमें जो है वो टोटल मिला के जब यहाँ पे आओगे तो फिर फाइनली यहाँ पे जो है वो I करंट की रहनी है जितनी की सेल से निकली थी। अंदर की ब्रांच में जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा B का पोटेंशियल ज़्यादा है या D का पोटेंशियल ज़्यादा है या बराबर है, कम है, क्या है, सारी कहानी वहीं पे टिकी हुई है। ठीक, तो अब हम अगर बात करें इस B और D पॉइंट की, तो अगर हम BD आर्म की बात करें, BD आर्म के बारे में, तो एक पोटेंशियल B का है, ये BB है मान लिया, B का विभव, और अगर मान लिया BD जो है वो D का विभव है। ठीक है ना, तो अगर हमारा जो है BB, यदि BB ग्रेटर देन BD, अगर ये विभव इससे ज़्यादा है तो धारा B से D की ओर बहेगी, और अगर यदि BB लेस देन BD है तो धारा D का ज़्यादा है तो धारा D से D की ओर बहेगी।
समझ रहे हो बात का? ये नॉर्मल प्रोसीजर इसमें चलेगा। और ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ये ब्रिज है वो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड। हमारा ब्रिज जो है वो संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसे मान लो कि दो क्या बोलते हैं रोड है, उनके जोड़ने वाला पुल है और वो पुल टेढ़ा है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड ऐसे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अनबैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, या तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है या इसका ज़्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है करंट सर्कुलेट कर जाती है। अब बात आती है संतुलित ब्रिज का मतलब क्या है। तो संतुलित ब्रिज का मतलब ये वाला इस केस में अनबैलेंस्ड, ठीक है ना, ये भी अनबैलेंस्ड, और यदि VB जो है वो VD के बराबर हो जाए, इनका और इनका विभव बराबर हो जाए, यानी कि विभवांतर क्या होगा? जीरो। विभवांतर अगर जीरो हो जाता है तो उस केस में फिर धारा ना तो B से D बहेगी ना D से B बहेगी, तो V को धारा जो है वो नहीं बहेगी। यही सिचुएशन जो है तुम्हारी कहना है कि क्या? बैलेंस्ड ब्रिज की। समझ लो बात को? टर्मिनोलॉजी इतनी डीप है कि अगर पूरे कंसेप्ट तुम्हें अपने दिमाग में रखने हैं तो उस केस में जो है वो तुम्हें काफ़ी कुछ जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग की बात जो है यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, जो पेपर में लिखनी है तुम्हें, कॉपी में लिखनी है, वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, वो तभी समझ में आ सकती थी जब तुम्हें ये सिचुएशन यहाँ पे पता हो। देखो क्या लिखना है, यदि चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, मतलब चारों प्रतिरोध तुम्हें इस तरह से लेने हैं, इस सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब हम सेल से ब्रिज में करंट बहाएंगे तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। और धारा मापी में कोई विक्षेप कब नहीं होगा? जब इसमें करंट नहीं बहेगी। और जब करंट नहीं बहेगी तो वो कब होगा? जब हमारे VB और VD के पोटेंशियल जो है वो बराबर हो। समझ लो बात को? तो सेतु को संतुलित कहा जाता है, बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है। यानी कि बैलेंसिंग के टाइम पे क्या क्या घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती है बैलेंसिंग के टाइम पे। नंबर 1, BD में करंट जीरो। समझ रहे हो? करंट इन BD इज इक्वल टू जीरो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या फिर दूसरा लिख सकते हो कि VB इक्वल टू VD। ये तो बेबी तो वही बात हुई, मतलब तो वही हुआ कि विभवांतर जो विभव है B का और D का विभव बराबर है। या फिर तीसरा, VB का विभवांतर क्या होगा? शून्य। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा B और D के बीच में, जब विभव बराबर है तो विभवांतर जीरो ही तो होगा। जितना इसका है 5 इसका है मान लीजिए विभव, तो 5 इसका भी है, तो विभवांतर क्या होगा? शून्य। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर धारा इसमें जीरो बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य। ये भी तो वही मतलब हुआ। कोई भी घटना इन चारों में से हो जाए, और हो सकता है 2-4 और बदल के कहा जा सके, वो अलग बात है। कोई भी घटना इन चारों में हो तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। तो वही कहा, धारा मापी में विक्षेप ना हो, मतलब इसमें करंट ना बहे। और इसमें करंट कब नहीं बहेगी? जब ये विभवांतर जीरो होगा। विभवांतर कब जीरो होगा? जब दोनों के विभव बराबर होंगे। समझ रहे हो बात को? 4 तरह से उसी लाइन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये जो है ब्रिज के संतुलन। तो पेपर में ऐसे आता है VT स्टोन ब्रिज क्या है, इसका संतुलन समझाइए या संतुलन का प्रतिबंध बताइए। तो संतुलन तो ये हो गया। अब ये संतुलन होगा कब? तो प्रतिबंध ये है नीचे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलन का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग क्या है कि अगर मान लिया सपोज करो इसको संतुलित होना है तो P और Q का रेशियो R और S के बराबर होता है। P/Q इज इक्वल टू R/S। लिखा कैसे जाएगा? संतुलन की दिशा में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। ये संलग्न भुजाएं ले लो। अब संलग्न किसकी? ब्रिज की, ठीक है ना। तुम ये नहीं कह सकते ये संलग्न ले लें, ब्रिज ये है, इसके इधर उधर ये संलग्न और ये संलग्न, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये संलग्न भुजाओं का अनुपात यानी कि P/Q और शेष दो संलग्न भुजाएं R/S, इनके रेशियो जो है वो दोनों बराबर होते हैं। ये कंडीशन फॉर बैलेंसिंग होती है। कहाँ से आई, इसे हम प्रूफ करेंगे बाद में। समझ रहे हो बात को? तो पहले तो इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि VT स्टोन ब्रिज होता क्या है, वो हम डेफिनेशन लिख चुके। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग क्या होती है और कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ये है। ठीक है, लिखना इतना है, लेकिन समझने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और उसी के बेस पे कंडीशन ये सब निकल आती है। इनमें से किसी से भी घुमा के 1 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे, नहीं कर पाओगे अगर तुमने ये सब नहीं समझ रखा है तो।
तो समझना ज़्यादा है और करना उसमें फिर लिमिटेड है, जो पूछा जाए वो कर देंगे, ठीक है। इसमें इन भुजाओं के नाम भी कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो ए बी और बी सी है, ए बी और अच्छा ये एरो ऐसे मैं सी बना था, मैं समझा एरो ऐसे बना इसलिए मिटा दिया। ए बी तथा बी सी ये दोनों भुजाएं जो है इनको कहा जाता है अनुपातिक भुजाएं। अनुपातिक भुजाएं यानी कि रेशियो आर्म्स, ठीक है। ये कहीं भी किसी भी सिस्टम में अनुपात सेट करने का काम करती है। फिर उसके बाद एडी, एडी को कहते हैं ज्ञात भुजा यानी कि नोन आर्म। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई प्रतिरोध लगाते हैं तो ये नोन आर्म कहलाती है। फिर उसके बाद सीडी, सीडी को कहते हैं अज्ञात भुजा, ठीक है ना, इसको कहते हैं अननोन, अननोन आर्म। ये अज्ञात भुजा है जिस प्रतिरोध का वैल्यू निकालनी होती है। एक्चुअली सिस्टम का आगे चल के हम यूज करेंगे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, तो उसी हिसाब से ए बी और बी सी रेशियो आर्म्स होती हैं, एडी जो है नोन आर्म और एस जो है वो अननोन आर्म होती है। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हो तो, ठीक है। तो इस टॉपिक में आज हमने यही पढ़ा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, संतुलन और संतुलन के प्रतिबंध। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। कॉपी पे लिखो या नहीं लिखो समझने के लिए वो एक अलग बात है, दिमाग में रहना चाहिए। अब इससे वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, कंडीशन कहाँ से आती है, उसका प्रूफ प्लस एक दो एक्स्ट्रा बातें कि उसका यूज़ कैसे करना है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है ना, और इसका यूजेस क्या है, वो सारे के सारे फिर हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।